बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है रॉकेट प्रपल्शन या मोशन ऑफ रॉकेट। आज अगर इंसान स्पेस तक पहुंच गया या दूसरे प्लेनेट तक पहुंच गया तो वो किसकी वजह से है? रॉकेट को यूज़ करके। तो आज हम रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि वो किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है, उसकी मोशन का प्रिंसिपल क्या है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका सबसे पहले कि मोशन ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो इसकी मोशन है वो बेस करती है दो प्रिंसिपल पर। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे है कि जब हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं रॉकेट में, वो गैसेस की सूरत में होता है। फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो वो गैसेस अब बर्न होकर इंजन में एक पार्ट होता है, वहाँ वो बर्न होती हैं, जलती हैं। जलने के बाद वो एक हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। हाई प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो रॉकेट से एग्जॉस्ट होना शुरू कर देती हैं। और जब वो रॉकेट से निकलती हैं विद वेरी हाई स्पीड, तो उस वक्त जो उन गैसेस का मोमेंटम होता है वही मोमेंटम रॉकेट गेन कर लेता है। तो दोनों का मोमेंटम सेम हो जाता है। जो एग्जॉस्ट गैसेस कर रही होती हैं उनका मोमेंटम और जो रॉकेट होता है उसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम हो जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि दोनों का मोमेंटम सेम हो गया। सो आगे वो कहता है दूसरा प्रिंसिपल क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे है कि जो वो गैसेज रॉकेट से निकल रही हैं विद वेरी हाई स्पीड, तो उन गैसेस की जो स्पीड है वो स्पीड रॉकेट हासिल कर लेता है, रॉकेट गेन कर लेता है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन इधर डिफरेंट होगी। गैसेस डाउनवर्ड निकल रही हैं और रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। दोनों की इधर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड, उनकी क्वांटिटी सेम होती है। क्वांटिटी कैसे? इधर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन दोनों की डायरेक्शन इधर क्या है? अपोजिट है। तो यह है न्यूटन्स थर्ड लॉ जिसके तहत रॉकेट मूव करता है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ। दो प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए रॉकेट मूव करता है। पहले मैं आपको रॉकेट की स्कीमेटिक डायग्राम समझाता हूँ। तो सबसे पहले रॉकेट में होता है इंजन। इंजन में हम फ्यूल इस्तेमाल करना होता है तब भी इंजन चलता है। तो वो फ्यूल हम लिक्विड या सॉलिड हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं या ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है या सॉलिड फॉर्म में होती है। तो उसके साथ ये कंपोजिशन चैम्बर होता है जहाँ वो गैसेज आके जलना स्टार्ट करती हैं, वो बर्न होती हैं। तो वो बर्न होने की वजह से उनमें हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो हाई प्रेशर के साथ वो गैसेज रॉकेट से एग्जॉस्ट होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये नीचे वो गैसेज बर्न होने के साथ निकल रही हैं। ठीक है, और ऊपर नोज कोन है। उसकी नोज कोन क्यों बनाते हैं? क्योंकि एयर फ्रैक्शन कम से कम हो रॉकेट के, यानी रॉकेट मूव करते हुए एयर फ्रैक्शन को कम से कम फेस करे। ठीक है, तो आगे उसने मज़ीद इसकी मोशन के बारे में बताया होगा किस तरह ये मूव करता है, प्रोपल्शन। तो कहता है कि रॉकेट मूव्स अप बाय इजेक्टिंग बर्निंग गैसेज फ्रॉम इट्स पार्ट ऑफ इंजन। वो कहता है कि वो अपने इंजन के पार्ट में गैसेज को बर्न करता है और बर्न होने की वजह से वो गैसेज रॉकेट से निकलना शुरू कर देती हैं, जिसके नतीजे में रॉकेट मूव्स अप यानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। गैसेज नीचे निकलती हैं और रॉकेट इन अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। व्हेन फ्यूल इज बर्नड, जब वो फ्यूल जलता है, इट टर्न्स टू द हाई प्रेशर गैसेज। तो ये गैसेज वेरी हाई प्रेशर क्रिएट कर लेती हैं। ठीक है, वो गैसेज होती हैं, गैसेज इंजन में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती हैं और कंपोजिशन चैम्बर में जाकर वो गैसेज जलना शुरू कर देती हैं और जलने की वजह से उधर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आगे वो कहता है दीज गैसेज कम्स आउट फ्राम द इंजन विद वेरी हाई वेलोसिटी। और ये जो गैसेज हैं जिन्होंने हाई प्रेशर क्रिएट किया होता है, ये रॉकेट से या इंजन से निकलना शुरू कर देती हैं विद वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत ही हाई स्पीड के साथ वो इंजन से निकलना शुरू कर देती हैं। रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैसेज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो ही बात कर रहा है जो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताई है
कि रॉकेट मोमेंटम गेन कर लेता है, रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैसेज। तो रॉकेट का मोमेंटम और एक्सपेल्ड गैसेज का मोमेंटम सेम हो जाता है, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। रॉकेट गेन मोर एंड मोर मोमेंटम एज लॉन्ग एज रॉकेट एक्सपेल्ड गैसेज। जैसे जैसे रॉकेट वो गैसेज एग्जॉस्ट करना शुरू करता है वैसे ही उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसका मास कम होता जाता है, उसमें जो फ्यूल होता है वो कम होता जाता है, और जिसकी वजह से रॉकेट का मास भी कम हो जाता है, और रॉकेट के मास कम होने की वजह से रॉकेट की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो स्पीड ऑफ रॉकेट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज इंजन आर ऑपरेटिंग। जैसे जैसे इंजन ऑपरेट कर रहा होता है, इंजन के ऑपरेट करने की वजह से वो गैसेज जलती हैं, गैसेज जलने की वजह से वो एग्जॉस्ट करती हैं, और एग्जॉस्ट की सूरत में उसका मास कम हो जाता है और स्पीड ऑफ रॉकेट और ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आगे है फ्यूल ऑफ रॉकेट। रॉकेट में हम फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहता है लिक्विड एंड आर सॉलिड। लिक्विड या सॉलिड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हम लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जब रॉकेट स्पेस में चला जाता है उधर क्योंकि हवा नहीं होती तो हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन साथ ही ले जाता है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहता है आगे 80% फ्यूल। जो रॉकेट है टोटल रॉकेट का 80% सिर्फ फ्यूल होता है। अगर मैं कहूँ कि रॉकेट का वज़न है 1000 kg, तो उसमें सिर्फ 800 kg क्या होगा, उसका फ्यूल होगा। आगे कहता है रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकंड ऑफ फ्यूल। रॉकेट 10,000 किलोग्राम फ्यूल इस्तेमाल करता है एक सेकंड में, क्योंकि उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से उसने निकलना होता है, तो उसके निकलने की वजह से उसे वेरी हाई फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो कितना एक सेकंड में फ्यूल इस्तेमाल करता है, 10,000 kg एक सेकंड में वो फ्यूल इस्तेमाल करता है। रॉकेट बर्न्ड गैसेज एट स्पीड 4000 मीटर पर सेकंड। जो गैसेज रॉकेट से एग्जॉस्ट कर रही होती हैं, निकल रही होती हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, 4000 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है रॉकेट की स्पीड भी उतनी होगी, 4000 मीटर पर सेकंड, यानी वो 4000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है एक सेकंड में, यानी कि 4 किलोमीटर है वो डिस्टेंस कवर करता है। आगे कहता है कि प्रॉब्लम ऑफ मास, यानी 80% सिर्फ और सिर्फ उसमें फ्यूल है, तो वो कहता है इस प्रॉब्लम को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि 80% सिर्फ फ्यूल है, बाकी 20% उसका अपना मास है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सम स्मॉल रॉकेट्स आर लिंक्ड टुगेदर। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम छोटे छोटे रॉकेट उसके साथ जोड़ देते हैं। ये देखें 7 स्मॉल रॉकेट्स हैं छोटे, इनमें भी वो फ्यूल इस्तेमाल होता है जो फ्यूल मेन रॉकेट में इस्तेमाल होता है, और उस पहले ये छोटे रॉकेट वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये ऑपरेट नहीं कर रहा था मेन रॉकेट, और वो छोटे रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल करते हुए मेन रॉकेट को ऊपर लेके जाते हैं। जो ही उनमें वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है, वो जलने के काबिल नहीं रहता, तो उसको हम डिस्कार्ड यानी कि अलहदा कर देते हैं मेन रॉकेट से। तो उसके बाद मेन रॉकेट अपना खुद फ्यूल इस्तेमाल करता है, मज़ीद अपनी जिधर उसने जाना होता है उस पोजीशन तक पहुंचता है, और ये सारा प्रोसेस एक कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट किया जा रहा होता है। आगे वो कहता है कि एक्सेलरेशन रॉकेट का फाइंड करें, कि रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसका एक्सेलरेशन क्या कम होता है या ज़्यादा होता है, ये हम फाइंड करते हैं। तो पहले है कि मास ऑफ इजेक्टेड गैसेज इन टाइम टी। टाइम टी में वो जो गैसेज इजेक्ट कर रहा है, निकाल रहा है, उनका मास क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं एम प्राइम है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी, जब वो रेस्ट हालत में था रॉकेट है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो वेलोसिटी ऑफ गैसेज रिलेटिव टू द रॉकेट, उस रॉकेट के लिहाज से गैसेज की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ गैसेज एग्जॉस्ट कर रही हैं, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, उसे हम v का नाम दे देते हैं। लेकिन जो गैसेज की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी रॉकेट की होगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। जिस वेलोसिटी के साथ गैसेज एग्जॉस्ट कर रही हैं उसी वेलोसिटी के साथ रॉकेट मूव कर रहा है। आगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है P = mv, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम में वेलोसिटी हमारे पास 0 है,
सो p इज इक्वल टू एम वी की जगह 0 आ जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मास जो है गैसेस का एम प्राइम और वेलोसिटी जो है गैसेस की जब वो मूव करना स्टार्ट किया तो v है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम एम प्राइम v हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो आ जाएगा एम प्राइम v माइनस 0। तो हमारे पास आ जाएगा एम प्राइम v, चेंज इन मोमेंटम। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को देखें, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास और एक्सेलरेशन के। और इधर ए क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या हम कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर इस टी को मैं एम के नीचे लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम ओवर टी हो जाएगा इनटू वी। अच्छा, एम ओवर टी क्या है, मास ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर होगा एम प्राइम था, सो एफ इज इक्वल टू एम प्राइम ए होगा, एम प्राइम, इधर भी एम प्राइम आएगा। सो ऊपर उसने कहा मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड गैसेस इन टाइम टी, जो टाइम टी में गैसेस इजेक्ट हो रही हैं उनका मास है एम प्राइम। तो ये फिर टोटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसे क्या कह लेते हैं, मास ऑफ गैसेस। तो मास ऑफ गैसेस को अगर हम एम से रिप्रेजेंट कर लें इनटू वी आ जाएगा, तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम वी आ जाएगा। रॉकेट पर जो फोर्स लग रही है गैसेस की वजह से, वो निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे कि फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू इजेक्टेड गैसेस, वो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं जिसकी वजह से रॉकेट पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। तो वो फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, इधर कैपिटल एम है, उधर स्मॉल एम था, इधर कैपिटल है। ये कैपिटल एम किसको शो कर रहा है, मास ऑफ रॉकेट को, इधर स्मॉल एम किसको, मास ऑफ गैसेस को। सो हमारे पास एफ आ जाएगा एम ए, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना चाहूँ तो कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं। सो एम वी आ जाएगा एम ए। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ठीक है। ये इधर रहेगा और एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ए मेरे पास आ जाएगा एम वी ओवर एम, ये है मास ऑफ गैसेस, ये है मास ऑफ रॉकेट। तो इधर हम क्या देखते हैं, जब हमने एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट निकाला है कि जूं जूं रॉकेट का मास कम होता जाएगा एक्सेलरेशन उसकी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि देखें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपस में, एक्सेलरेशन का और मास ऑफ रॉकेट का। जैसे जैसे मास उसका कम होगा एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। इनिशियल पोजीशन में मास ज़्यादा था और उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन कम थी, तो मास कैसे कम होगा कि जैसे जैसे उसमें मौजूद जो गैसेस हैं, जो हमने फ्यूल इस्तेमाल किया हुआ है, वो उससे इजेक्ट होंगी। एज द गैसेस इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इट्स मास डिक्रीज, इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, अगर मास डिक्रीज होगा, मास ऑफ रॉकेट है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सो जैसे जैसे मास ऑफ रॉकेट डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो ये था एक्सेलरेशन जो हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest